Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365 द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हमने अपना लास्ट टॉपिक एंड किया था। सो द नेम ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज़ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हम साथ साथ PYQ भी देखते जाएंगे, ठीक है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन 2018 में आया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देख ही लेते हैं 2018 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी हम ये आए 2022 में। हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं 2018 के लिए। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है विथ रिस्पेक्ट टू 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग ये आ गया। 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, सेकेंड है मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, थर्ड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फोर्थ है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज, फिर फिफ्थ है डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बोला है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 1, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 4 और 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो, इसमें कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं लग रहा है जो इसके काम ना आ सकता हो। तो 3D प्रिंटिंग हर चीज़ के एप्लीकेशन के काम आ जाती है, इसलिए इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, ठीक है। अब हम आते हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्ट्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल 3D मॉडल बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। तो मटेरियल को क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं। इट इज़ द अपोजिट ऑफ सब्सट्रैक्टिव और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इन विच एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय कटिंग अवे एट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ द मटेरियल। तो क्या होता है, हम ट्रेडिशनली ना, जैसे एक ये पत्थर है, इससे कुछ बनाए तो उसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, तो ये ट्रेडिशनल वे। लेकिन अभी जो रिसेंट 3D वाला आ रहा है ना, लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर इसको ऐसे रखते जाते हैं, ठीक है। फिर एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स इंक्लूड थर्मोप्लास्टिक्स, मेटल्स इन मेटल अलॉयज, सिरेमिक्स एंड बायोमटेरियल्स सच एज बायो इंक्स। अब इसमें क्या CAD यूज़ होता है, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर मेकिंग 3D प्रिंटिंग। अब इसके की एप्लीकेशंस क्या है, एरोस्पेस एंड डिफेंस, तो इसमें लैंडिंग गियर, स्मॉल सर्विलेंस ड्रोन्स। फिर ऑटोमोटिव में है इंजन कंपोनेंट्स, गियर बॉक्सेस, एयर इनलेट। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है वियरेबल डिवाइसेस, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। फिर हेल्थ केयर में है सर्जिकल मॉडल्स, ऑर्गन्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर मेडिकल, बायोनिक ईयर्स। फिर कंज्यूमर गुड्स में है ज्वेलरी, ऑफिस एसेसरीज एंड फूड प्रोडक्ट्स दैट इज कन्फेक्शनरी आइटम्स। तो आई होप ये क्लियर होगा 3D प्रिंटिंग। तो अब आते हैं इसी का और रिफाइंड वर्जन, दैट इज़ 4D प्रिंटिंग। तो इंडियन रिसर्चर्स डेवलप्ड 4D प्रिंटेड आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स। तो क्या इन्होंने ब्लड वेसल्स बना लिया है फॉर एडवांस्ड मेडिकल ग्राफ्ट्स। अब पता है ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऑप्शन में यही स्टेटमेंट दे देगा एक ऑप्शन में, ABCD, ठीक है। तो एक दे देगा तो बोलेगा कि 4D प्रिंटेड आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स बन सकते हैं क्या विद द हेल्प ऑफ 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब 4D प्रिंटिंग क्या होती है, इवॉल्व फ्रॉम 3D प्रिंटिंग बाय एडिंग द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, बाय एडिंग द डायमेंशन ऑफ टाइम। In it, objects can change shape or function over time in response to environmental stimuli such as heat, light और moisture. तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो शेप या फंक्शन चेंज कर लेते हैं ओवर टाइम, किसके हिसाब से, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के हिसाब से। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, डायनेमिक फंक्शनैलिटी होती है, मटेरियल एफिशिएंसी होती है और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन फैब्रिकेशन होता है। डायनेमिक फंक्शनैलिटी मतलब बाय क्रिएटिंग एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ 3D प्रिंटिंग। मटेरियल एफिशिएंसी में रिड्यूसिंग वेस्टेजेस। फिर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन फैब्रिकेशन में क्या होता है, स्टीरियोलिथोग्राफी 4D टेक्निक फैब्रिकेट्स कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इफेक्टिवली। तो डायनेमिक फंक्शनैलिटी भी होती है, मटेरियल की एफिशिएंसी भी होती है और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन फैब्रिकेशन भी होता है।
अब की एप्लीकेशन क्या है 4D प्रिंटिंग का, तो मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं, एरोस्पेस में यूज़ कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिकल में ड्रग डिलीवरी के लिए, टिश्यू फैब्रिकेशन के लिए, ऑर्गन रीजनरेशन के लिए। फिर एरोस्पेस में एनेबलिंग लो कॉस्ट ड्यूरेबल पार्ट्स दैट अडेप्ट टू एक्सट्रीम कंडीशंस, एग्जाम्पल नितिनॉल एलॉय मैन्युफैक्चरिंग। फिर और क्या है, सेंसर्स एंड फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स। अब इसी से रिलेटेड क्या है, अग्निबान SORTED सॉर्टेड। तो IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस। तो अग्निकुल कॉस्मॉस ने क्या किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट अग्निबान सॉर्टेड विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। अब अग्निबान सॉर्टेड क्या है, रॉकेट अग्निबान सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर इज इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक। तो ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च फ्लाइट। लॉन्च्ड फ्रॉम, कहाँ से लॉन्च किया, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड कॉल्ड धनुष। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी इंडिया ने क्या किया, अपना फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड है धनुष, जो कि अग्निकुल में स्टैब्लिश हुआ है, स्टैब्लिश्ड बाय अग्निकुल एट श्रीहरिकोटा। तो अग्निकुल में एक स्टार्टअप है, उसने स्टैब्लिश किया है प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष नाम से श्रीहरिकोटा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। तो न्यूरालिंक्स ब्लाइंड साइट, तो न्यूरालिंक का क्या है, ब्लाइंड साइट। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट रिसीव्ड ब्रेक थ्रू डिवाइस स्टेटस बाय US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यूरालिंक का जो ब्लाइंड साइट है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, इसको ब्रेक थ्रू डिवाइस का स्टेटस मिला है। अब ब्लाइंड साइट चिप एम्ड एट एमिंग ब्लाइंड पेशेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर बोथ आइज एंड ऑप्टिक नर्व्स और दोज हु हैव बीन ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ टू रीगेन देयर साइट। तो इसमें क्या होता है, ये क्या एम करता है, जो ब्लाइंड पेशेंट है या जो बचपन से ही ब्लाइंड है उनको वापस उनकी साइट को रीगेन करने में हेल्प करता है। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम दैट एक्वायर्स, एनालाइजेज एंड ट्रांसलेट्स ब्रेन सिग्नल्स इनटू कमांड फॉर एन आउटपुट डिवाइस टू कैरी आउट अ डिजायर्ड एक्शन। तो क्या करता है, जो सिग्नल अपन देते हैं उसको एनालाइज करता है, ट्रांसलेट करता है, सब करता है, जिससे कि एक डिजायर्ड एक्शन की तरफ अपन मूव ऑन कर सकें। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के 3 मेन पार्ट है, अ हेडसेट डिवाइस विद स्पेशलाइज्ड सेंसर्स, अ कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड एनालाइज द रिकॉर्डेड ब्रेन एक्टिविटी। एक हेडसेट डिवाइस होगा, एक कंप्यूटर होगा, एक एप्लीकेशन और डिवाइस होगा टू कैरी आउट द कमांड, जो भी हम कमांड देंगे उसको कैरी आउट करना है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ BCI इज फीडबैक। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म पे भी काम करता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डू नॉट रीड माइंड्स टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग और unwilling users but enables users to act on the world by using brain signals rather than muscles। तो ये क्या होता है, मसल्स के हिसाब से काम नहीं करता है, ये ब्रेन सिग्नल्स के हिसाब से काम करता है। तो अब देखो कंपैरिजन में देखो कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ये मोटर कंट्रोलर, सबसे पहले प्लान, तो डिसाइड टू टर्न ऑन द लैम्प, कि हमने सोचा कि हमको लैम्प को टर्न ऑन करना है। अब एग्जीक्यूट कैसे होगा, रीच आउट विथ योर आर्म एंड यूज़ योर फिंगर टू प्रेस द लैम्प ऑन ऑफ स्विच। तो अब आपको अपनी फिंगर आगे बढ़ा के ऑन या ऑफ वाला स्विच प्रेस करना है। फिर थर्ड है आउटपुट, द डिवाइस द लैम्प रिस्पॉन्स टू योर एक्शन बाय टर्निंग, तो वो रिस्पॉन्स देगा। फिर उसके बाद आउटपुट एक और आएगा, द डिवाइस द लैम्प रिस्पॉन्स टू द सिग्नल, वही बोला है। अब यहाँ पे देखो ये दो चीज़ बताइए, यहाँ पे एक मोटर कंट्रोल का, एक BCI कंट्रोल का, तो ये मोटर कंट्रोल हुआ। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होगा, प्लान करेंगे, डिसाइड टू टर्न ऑन द लैम्प। अब एग्जीक्यूट कैसे करेगा, द कंप्यूटर एनालाइजेज योर ब्रेन एक्टिविटी आइडेंटिफाइंग दैट यू विश टू टर्न ऑन द लैम्प, इट सेंड्स अ सिग्नल टू द लैम्प इंस्ट्रक्टिंग इट टू टर्न ऑन। तो अब क्या करता है, जैसे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जैसे मान लो आपको कुछ काम करने का मन होता है तो दिमाग को पता रहता है ये करना है, दिमाग में चल रहा है, तो वो दिमाग से ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सेंस कर लेगा कि इसको बटन चालू करने का मन है जिससे कि लैम्प ऑन हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक उस बटन को चालू कर देगा। अब आउटपुट वही रहेगा कि द डिवाइस द लैम्प रिस्पॉन्स टू द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर बाय फ्यूमिंग ऑन, तो वो जल जाएगा। अब टाइप्स ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या क्या होते हैं, तो इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ब्रेन इम्प्लांट्स में क्या होता है, इम्प्लांटेड डायरेक्टली इनटू द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन, एग्जाम्पल न्यूरालिंक्स इम्प्लांट। तो ग्रे मैटर होता है ब्रेन में, उसमें डायरेक्टली इम्प्लांट हो जाता है। फिर नॉन इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो सरफेस डिटेक्टर्स, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है ना, तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या FMRI जो होता है वो सब नॉन इन्वेजिव BCI होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पार्शली इन्वेजिव BCI ड्यूरा मैटर इम्प्लांट, तो इम्प्लांटेड इनसाइड द स्कल बट रेस्ट आउटसाइड द ब्रेन रेदर देन विद इन द ग्रे मैटर। तो मतलब आउटसाइड द ब्रेन इम्प्लांट करते स्कल के अंदर, लेकिन वो रहता बाहर है, तो ये ECOG होता है उसका ये एग्जाम्पल है। अब की एप्लीकेशन एरियाज ऑफ BCI क्या है मेडिकल में, तो BCI एड इन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड रिहेबिलिटेशन टू पेशेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब मेंटल वीकनेस, BCI ट्रैक रियल टाइम ब्रेन एक्टिविटी टू एनहांस मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस।
ठीक है। फिर कॉग्निटिव एनहांसमेंट क्या होता है? पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग मेमोरी, अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग। फिर गेमिंग और एंटरटेनमेंट में क्या है? BCIs enable immersive experiences and has immense potential for developments in virtual and augmented reality। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में इसका इमेंस पोटेंशियल है। अब ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जिस चीज़ पे काम कर रहा है, तो बेसिकली ये न्यूरॉन के उस पे काम कर रहा है। तो हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। These neurons work together in large networks to coordinate processes in body। तो क्या क्या? हियरिंग, टेस्ट, हार्ट रेट, ये सब, एंड एग्जीक्यूट मूवमेंट्स। तो ये सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के हिसाब से काम करते हैं। अब ब्रेन एक्टिविटी और मेजरमेंट देखते हैं। तो ब्रेन एक्टिविटी रेफर्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड केमिकल प्रोसेसेस दैट ऑकर इन द ब्रेन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कॉग्निटिव फंक्शंस, इमोशंस, सेंसेशंस एंड बिहेवियर्स। This electrical brain activity can be measured by placing special sensors onto or into the head। तो जिस हिसाब से ब्रेन काम करता है उसी में आप थोड़ा सा सिग्नल्स और उसको एम्पलीफाई कर देते हो यदि जिसको कुछ इशू होता है। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना वो देख लो नॉर्मल, तो ये बताया गया क्या 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 है। तो डेंड्राइट्स है, निसीज ग्रैन्यूल्स है, सेल टाइप है, न्यूक्लियस है, शॉसन सेल है, एक्सॉन है, माइलिन शीट है, नोड ऑफ रेनवियर है, एक्सॉन टर्मिनल और सिनेप्टिक नॉब है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सुपर कंप्यूटर पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली लॉन्च्ड 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग मिशंस एंड अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च। तो नया परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है 3। These सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन डेवलप्ड इंडिजीनियसली अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो किसके अंदर? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर ये लॉन्च किए गए हैं। न्यू HPC systems named Arka and Arunika will enhance accuracy. Arka and Arunika will enhance accuracy and predictions related to tropical cyclones, heavy precipitation and thunderstorm। तो बेसिकली ये क्लाइमेट रिलेटेड है। What is a सुपर कंप्यूटर? अब सुपर कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। A high performance computing system है ये that delivers exceptional processing power and computational capacities compared to general purpose computer। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड के हिसाब से ये मेजर किया जाता है। अब इंडिया का सुपर कंप्यूटर, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज परम 8000। तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। इंडियाज़ फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट AI सुपर कंप्यूटर एरावत। तो जो फास्टेस्ट और लार्जेस्ट AI सुपर कंप्यूटर है वो एरावत है। उसका 75th रैंक आया था इन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट ऑफ 2023। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज़ फ्रंटियर। तो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? फ्रंटियर, जो कि USA का है। कैपेबल ऑफ मोर देन 20 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, एक्साफ्लॉप में जिसको मेजर करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो हम इसको स्टडी करेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर इन सुपर कंप्यूटिंग। तो इसको जॉइंटली स्टीड बाय किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MIT ने। अब इम्प्लीमेंटेड बाय CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। उसके बाद नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के क्या एनविसेज करता है? उसका फर्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलिंग अ नेटवर्क ऑफ सुपर कंप्यूटर्स विद क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 45 पेटाफ्लॉप्स। तो कितनी चाहिए? 45 पेटाफ्लॉप्स की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी चाहिए। और सेकेंड है कनेक्टिंग दी सुपर कंप्यूटर्स ऑन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो हमको क्या करना है? ये सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करना है। अब की एप्लीकेशंस क्या है सुपर कंप्यूटर्स के? तो फर्स्ट है कटिंग एज रिसर्च, जिसमें अपन बात करते हैं परम प्रवेग एक सुपर कंप्यूटर है जो कैटर करता है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस को। गवर्नेंस में क्या है? यूज़ ऑफ एरावत सिस्टम फॉर डिजिटल इंडिया भाषणी प्रोग्राम। हेल्थ एंड मेडिसिन में क्या है? जैसे स्क्रीनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट वेरियस कैंसर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। वैसे ही फोर्थ है डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या यूज़ कर सकते हैं? स्टडिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल। फिर फिफ्थ है अदर एरियाज जैसे वेदर फॉरकास्टिंग, डिफेंस एंड मिलिट्री। आई होप ये वाला टॉपिक सुपर कंप्यूटर वाला आप सभी को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ लाइफाई टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फंडेड अ स्टार्टअप अंडर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, दैट इज IDEX, which will secure Li-Fi technology for Indian defense sector, particularly focusing on Navy। तो स्पेसिफिकली फॉर नेवी, बट ये Li-Fi टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड बात कर रहा है। अब IDEX फॉस्टर्स इनोवेशन। अब IDEX क्या है? इनोवेशन से रिलेटेड है, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। इट इज़ मैनेज्ड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब बेसिकली लाइट फिडेलिटी होता क्या है हमको ये पढ़ना है। इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है।
इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम दैट यूजेज विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। तो विजिबल लाइट को यूज़ करता है और इंफ्रारेड और नियर अल्ट्रावायलेट इंस्टेड ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स। तो नॉर्मली रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें लाईफाई में विजिबल लाइट या इंफ्रारेड या नियर अल्ट्रावायलेट ये लाइट यूज़ करते हैं। इट ट्रांसमिट्स डाटा विद द हेल्प ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी के थ्रू ये डाटा को ट्रांसमिट करता है। अब वर्किंग क्या है, ऑन और ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एलईडी ट्रांसमीटर एनेबल्स डाटा ट्रांसमिशन बाय द इनकमिंग बाइनरी कोड्स। अब एप्लीकेशन क्या है, एयरक्राफ्ट में यूज़ हो सकता है, हॉस्पिटल या ऑपरेशन थिएटर्स में, पावर प्लांट्स में, या तो फिर वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो इंटरफेस क्रिएट सिक्योरिटी इशूज़। अब एडवांटेजेस क्या है लाईफाई के ओवर वाईफाई, मतलब वाईफाई और लाईफाई को कंपेयर कर रहे हैं। तो फास्टर है, कॉम्बिनेशन ऑफ लो इंटरफेरेंस एंड हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड्स अ हाई डाटा रेट। वैसे चीपर और सस्टेनेबल है, इट इज़ अप टू 10 times चीपर देन वाईफाई, रिक्वायर्स फ्यूअर कंपोनेंट्स एंड यूजेज लेस एनर्जी। सिक्योर है, सिंस लाइट डज नॉट पास थ्रू वॉल्स लाइक रेडियो वेव्स डू, इट प्रिवेंट्स इंटरसेप्शन। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे मच शॉर्टर रेंज है देन वाईफाई, विच कांट बी असिस्ट बियॉन्ड द इल्यूमिनेशन रेंज ऑफ लाइट। मतलब बेसिकली जितने एरिया में लाइट जलेगी उतने एरिया में ये काम करेगा। तो देखो वर्किंग ऑफ लाईफाई टेक्नोलॉजी में ये इंटरनेट है, यहाँ से स्ट्रीमिंग कंटेंट एलईडी लैम्प, तो एलईडी लैम्प के थ्रू मान लो अपन स्ट्रीम कर रहे हैं कंटेंट को, वहाँ पे फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है, फिर ये एम्पलीफाई करेगा और प्रोसेस करेगा और फ्रिक्वेंसी चेंजेस विच आर वेरी फास्ट एंड आर नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई। ठीक है, फिर कंपैरिजन बिटवीन लाईफाई एंड वीएलसी टेक्नोलॉजी। लाईफाई और वीएलसी के लिए तो लाइट सोर्स क्या है, लाईफाई के लिए इंफ्रारेड है, इनविजिबल है या विजिबल है, लेकिन वीएलसी के लिए क्या है, विजिबल लाइट है। लाईफाई के लिए बाई डायरेक्शनल है और वीएलसी के लिए पॉइंट टू पॉइंट है। डाटा रेट लाईफाई का हाई है, वीएलसी का लो है, लेकिन इंटरफेरेंस लेवल लाईफाई का कम है और वीएलसी का भी कम है। तो इसमें बेसिकली लाइट सोर्स आपको ध्यान रखना है कि ये इंफ्रारेड, इनविजिबल और विजिबल पे काम करता है और वह सिर्फ विजिबल पे काम करता है। ठीक है, अब चलो मूव ऑन करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज सेमीकंडक्टर। Recently, the Union Cabinet approved the 5th semiconductor unit in India to be set up in Sanand, that is Gujarat, under the India Semiconductor Mission. तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंदर अभी 5th सेमीकंडक्टर यूनिट की बात चल रही है, जो कि सानंद गुजरात में सेटअप होगा अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब ये मिशन क्या है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस डिवीजन विद इन द डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन अंडर मीटी। तो मीटी के अंदर जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन है उसका एक बिजनेस डिवीजन है। इट हैज़ बीन वर्किंग एज द नोडल एजेंसी फॉर स्कीम्स अप्रूव्ड अंडर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। अब हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। Semiconductors also referred to as integrated circuits are materials with characteristics intermediate between a conductor and an insulator. तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का काम होता है। It can be made up of single element or a combination of elements in the form of compound. Example, silicon is an elemental semiconductor and gallium nitride is a compound semiconductor. तो सिलिकॉन जो है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है और गैलियम नाइट्राइड जो है वो कंपाउंड है, मतलब दो चीज़ों को मिक्स करके बना है। अब एप्लीकेशन क्या है, एसेंशियल इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। Semiconductors are found in almost all electronic devices and play a pivotal role in emerging technologies like AI, 5G, IoT. तो बेसिकली सेमीकंडक्टर का इन सब जगह यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है नेटवर्क एज अ सर्विस। The market for network as a service in India is expected to increase from $1.18 billion in 2024 to $7.32 billion in 2029. अब नेटवर्क एज ए सर्विस के बारे में देखते हैं, ये क्या है। अ क्लाउड सर्विस मॉडल है इन विच customers rent networking services from cloud providers. It provides the flexibility to pay for services based on usage and scale as business needs to change. Allows customers to operate the networks without maintaining their networking infrastructure. मतलब बेसिकली आप खुद का नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर मत मेंटेन करो, बट रेंट पे ले लो पैसे देके। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। तो अब न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट्स मतलब IISc के जो साइंटिस्ट्स हैं रिपोर्टेड अ ब्रेक थ्रू इन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। व्हाट इज न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग। Neuromorphic mimics the human brain structure and function, involves designing hardware and software that stimulate neural network and synapses to process information. Working क्या है इसकी, mimics biological brains using hardware like spiking neural networks. तो ये neural networks को mimic करता है। फिर जो SSN होते हैं consist of nodes spiking neurons connected by artificial synapses
विच यूज़ एनालॉग सर्किटरी टू ट्रांसफ़र सिग्नल्स। तो ये क्या करते हैं, एनालॉग सर्किट को यूज़ करते हैं सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बेसिकली हमको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए, रखना पड़ेगा कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में होता क्या है। तो ये ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मिमिक करता है, न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ आई थिंक। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू फिजिक्स। इसमें काफ़ी सारे PYQs आए हुए हैं जो अभी हम आके डिस्कस भी करेंगे एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है पहले वो कवर करेंगे, फिर इससे आए हुए PYQs देखेंगे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड रिलेटेड टर्म्स के लिए देखते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। These particles join together to create the more known particles such as न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्या होता है, ये ना बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटे हैं। ये सब मिलके कुछ मिलके न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, ये सब बनते हैं। अब पार्टिकल की हायरार्की देखो, ये डायग्राम में देखना। जैसे सबसे पहले मैटर हुआ, अब डिमिनिशिंग स्केल ना, अपन बड़े से छोटे की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। मैटर, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर एटम्स हुआ, फिर एटम्स में न्यूक्लियस रहता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब उस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, ठीक है। ये जो बाहर डॉट डॉट बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बीच में पर्पल कलर का है वो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर में आप देखो ये इसके अंदर और क्या क्या डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो एक क्वार्क्स होता है, अप, स्ट्रेंज, एक्सेट्रा। फिर लेप्टॉन्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, एक्सेट्रा। फिर बोसॉन होते हैं जिसमें फोटो और ग्लूऑन होते हैं। ये हुए एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो मतलब बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन चीज़ों से बने होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल का पार्ट भी उनसे भी छोटे जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। तो उसमें आएंगे क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स, ये सब आएंगे, ठीक है। फिर अपन आते हैं स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स की ओर। अब इसमें क्या पढ़ना होता है, डिस्क्राइब द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। एक्सप्लेन्स हाउ पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स विच मेक अप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स विच इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स मेक अप ऑल द नोन मैटर। तो क्वार्क्स में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स दैट इज बोसॉन्स इन्फ्लुएंस द क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। ऑल्सो एक्सप्लेन 3 of the 4 fundamental forces that govern the universe। तो बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 4 होते हैं। तो उन चारों में से 3 को तो ये समझाता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज कैरीड बाय फोटॉन्स एंड इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। फिर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है विच इज कैरीड बाय ग्लूऑन्स विच बाइंड्स टुगेदर एटॉमिक न्यूक्लियाई टू मेक देम स्टेबल। फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स कैरीड बाय W and Z bosons causes the nuclear reactions that have powered our sun and other stars for billions of years। और फोर्थ होता है, फोर्थ फंडामेंटल फोर्स इज ग्रेविटी विच इज़ नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन। तो ये भी हमने बोला ग्रेविटी को नहीं एक्सप्लेन करता है, बाकी के 3 फोर्सेस को एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिग्स बोसॉन। नोबेल लॉरेट फिजिसिस्ट पीटर हिग्स पास्ड अवे। तो अभी पीटर हिग्स की डेथ हो गई थी, इसलिए अभी हिग्स बोसॉन के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो अब हिग्स बोसॉन, पीटर हिग्स प्रपोज्ड द हिग्स फील्ड इन 1964 as a new field and fills the entire universe and gives mass to all elementary particles। तो बेसिकली ये हिग्स बोसॉन ने एक न्यू फील्ड बताई कि एक हिग्स फील्ड होती है जो कि पूरे यूनिवर्स में है, एग्जिस्ट करती है, और इसी से मास आता है पूरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। ऑल्सो ही प्रपोज्ड अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल हिग्स बोसॉन। तो उन्होंने एक नया पार्टिकल भी बताया, हिग्स बोसॉन। His idea was validated in 2012 through the experiments at European Union for Nuclear Research, CERN जो उसकी ऑब्जर्वेटरी है, उसके लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में। अब हम आते हैं कि रिलेशनशिप क्या है हिग्स फील्ड और मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल में, मतलब कैसे मास आता है। मास फ्रॉम इंटरैक्शन। एलिमेंट्री पार्टिकल्स डू नॉट हैव अ मास ऑफ देयर ओन, दे गेट देयर मास बाय इंटरैक्टिंग विद द हिग्स फील्ड। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास क्या खुद का मास नहीं होता है, लेकिन उनको मास मिलता है इंटरैक्टिंग विद हिग्स फील्ड के साथ। This mass-giving interaction with the Higgs field is known as Brout-Englert-Higgs mechanism, proposed by theoricists Robert Brout, Francois Englert and Peter Higgs। अभी साइंटिस्ट के नाम दिए, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वांटिटी ऑफ मास की बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड एंड द पार्टिकल डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फील्ड और पार्टिकल, इनसे डिसाइड होता है क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। It means that stronger the interaction of the particle with the Higgs field, the heavier the particle ends up being। मतलब जितना ज़्यादा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है हिग्स फील्ड से, उतना ज़्यादा पार्टिकल हैवी हो जाता है। अब हिग्स बोसॉन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ एन एलिमेंट्री पार्टिकल, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गॉड्स पार्टिकल।
अ टाइप ऑफ बोसॉन है, अ फोर्स कैरिंग सब एटॉमिक पार्टिकल, बोसॉन है ये, ठीक है। गेट्स इट्स मास जस्ट लाइक अदर पार्टिकल्स फ्रॉम द इंटरेक्शन विद द हिग्स फील्ड। यहाँ पे बोसॉन हमने देखो ये पढ़ा था ना, ये बोसॉन फोटोन और ग्लूऑन करके जो होता है वो वाले बोसॉन की बात हो रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ हिग्स बोसॉन क्या है, उसका मास है 125.35 GeV, स्पिन है स्केलर पार्टिकल दैट हैज जीरो स्पिन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पिन जीरो है, स्केलर पार्टिकल है। इट इज़ द ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल विथ नो स्पिन, ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल, बाकी सबकी स्पिन होती है। अब लाइफ टाइम क्या है, वेरी शॉर्ट एंड रैपिडली डिकेज इनटू अदर पार्टिकल्स आफ्टर इट इज प्रोड्यूस्ड इन हाई एनर्जी कोलिजन्स। अब डिटेक्शन, डिटेक्टेड इनडायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग द पार्टिकल्स इट डिकेज इनटू, तो इनडायरेक्टली डिके हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, डिटेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है। फिर अपन देखेंगे यूरोपियन यूनियन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो सन अभी हमने बॉडी पढ़ी ना उसके बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्टैब्लिश हुआ था 1954 में एज इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव है कोलैबोरेटिव रिसर्च इनटू हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स। मेंबर्स है इसके 23 मेंबर स्टेट्स, 10 एसोसिएट मेंबर स्टेट्स और इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर। की अचीवमेंट्स क्या है, डिस्कवरी ऑफ जेड बोसॉन एंड डब्ल्यू बोसॉन पार्टिकल्स। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय सर्न बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नस-ली, तो डब्ल्यू जो बोलते हैं वो इन्होंने इन्वेंट किया था सर्न के लेबोरेटरी, मतलब सर्न के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिम बर्नस-ली ने। CERN's Large Hadron Collider is the world's largest particle accelerator. It launched the White Rabbit Collaboration (WRC) to foster the uptake of White Rabbit technology. White Rabbit technology provides sub-nanosecond accuracy and picosecond precision of synchronization for the Large Hadron Collider accelerator chain. तो ये प्रोवाइड करता है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सेलरेटर चेन के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिनो क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो इंटरनेशनल NOVA कोलैबोरेशन रिवील्स न्यू फाइंडिंग्स ऑन न्यूट्रिनोज, तो न्यूट्रिनोज के बारे में न्यू फाइंडिंग्स रिवील की गई है। तो इसमें बोला गया है ये जो NOVA है ना इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब की फाइंडिंग्स क्या है, न्यू NOVA रिजल्ट सजेस्ट दैट देयर आर 2 लाइटर न्यूट्रिनोज एंड अ 1 हेवियर वन, नॉर्मल ऑर्डर थियोरेटिकल मॉडल। न्यूट्रिनोज कम इन 3 वेराइटीज़, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन एंड टाउ, ये 3 टाइप के न्यूट्रिनोज आते हैं। अब जो न्यूट्रिनोज हैं या घोस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनके में कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और निग्लिजिबल मास होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और निग्लिजिबल मास होता है। हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज विच आर रिलीज फ्रॉम द कॉस्मिक सोर्सेज एट द मिल्की वेज एज आर नोन एज एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनोज। अब इनको घोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं बिकॉज नियरली 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज pass through the human bodies every second without us noticing। मतलब हमारी बॉडी से हर टाइम 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज पास होते हैं और हमको पता भी नहीं चलता, एवरी सेकेंड पास होते हैं। अब पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज क्या है, इवेंट्स लाइक सुपरनोवाज एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई एंड ब्लैक होल्स। सन्स न्यूक्लियर रिएक्शन, पार्टिकल डिले इन अर्थ, बीटा डीके, पार्टिकल एक्सेलरेटर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स all release neutrinos. Due to their properties, they are excellent information messengers about the objects or the events in which they originate. अब ये क्या, अभी जो अपन ने हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल पढ़ा उससे अलग है, ये क्या है, घोस्ट पार्टिकल है, और न्यूट्रिनो वो था गॉड पार्टिकल और बोसॉन। अब प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रिनो क्या होती है, ट्रैवल एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, नाइदर गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड नॉट स्कैटर्ड और ईजिली एब्जॉर्ब्ड, तो ना डिफ्लेक्ट होते हैं, ना स्कैटर होते हैं, ना ईजिली एब्जॉर्ब होते हैं। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम देयर सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। और मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स दैट हैव मास इन द यूनिवर्स, अभी अपन ने यहाँ पे देखा था ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और नेग्लिजिबल मास है, तो ये मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं दैट हैव मास इन द यूनिवर्स। अब आते हैं की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, तो अभी कौन कौन सी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड में या इंडिया में है ये देखना है हमको। तो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जॉइंटली फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वेस्ट बोधी हिल थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। वैसे चाइना की ट्राइडेंट है। ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जूनो। फिर आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। अब अदर मैसेंजर्स ऑफ सेलेस्टियल इवेंट्स, कॉस्मिक रेज क्या है, दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। गामा रे आउटबर्स्ट क्या है, शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट ऑफ गामा रे लाइट। Gamma rays have the smallest wavelengths and most of the energy of any wave of the electromagnetic spectrum। तो अदर मैसेंजर्स में एक कॉस्मिक रे आ गया, एक गामा रे बर्स्ट आ गया। अब इसके सोर्सेज क्या है, इन द यूनिवर्स सच एज न्यूट्रॉन स्टार्स एंड पल्सर्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स एंड रीजन्स अराउंड ब्लैक होल्स। ऑन द अर्थ जनरेटेड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, लाइटनिंग एंड द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डीके।
अदर क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, सुपरनोवा रेमिनेंट है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है जिसको कॉर्सर एग्जाम्पल है। अब इसी में रिलेटेड न्यूज़ में देखो कॉर्सर के बारे में क्या लिखा है। द वर्ल्ड कॉर्सर इज शॉर्ट फॉर कॉजी स्टेलर रेडियो सोर्स। कॉर्सर्स आर पावर्ड बाय सुपरमासिव ब्लैक होल्स। तो सुपरमासिव ब्लैक होल से इनको पावर मिलती है। दे आर अमंग द मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन द नोन यूनिवर्स। डिस्पाइट देयर ब्राइटनेस ड्यू टू द ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, नो कॉर्सर्स कैन बी सीन विद एन अनएडेड आई। तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है और बहुत ज़्यादा दूर है ये अपने यहाँ से। तो नो कॉर्सर, कॉर्सर अपन को फिर बिना किसी हेल्प के नहीं दिख पाते डायरेक्ट नेकेड आइज से। दे एमिट रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, यूवी रेज, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो बेसिकली यहाँ पे ये कॉर्सर हमको समझ आया। मेरे को लगता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ग्रेविटेशनल वेव से स्टार्ट करेंगे और यहीं पे हमने जो पार्टिकल फिजिक्स, ग्रेविटेशनल वेव, इन सब से जो क्वेश्चन आए ना उन क्वेश्चन को भी डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।